नमस्कार। मैं डॉक्टर अचल गुप्ता, कंसल्टेंट न्यूरो सर्जन एवं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में। एंड मैं मैनेजमेंट का बहुत आभारी हूँ कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसके अंदर मैं आप सब लोगों को जानकारी दे सकता हूँ कमर में दर्द के बारे में। अच्छा, पहले तो मुझे बताएं, किस किस को आज तक कमर में दर्द हुआ है जीवन में एक बार भी? हुआ है? आपको हुआ है? किस किस को कमर में दर्द हुआ है? आपको नहीं हुआ? लकी हो, वेरी गुड। और किस किस को हुआ है? ऑलमोस्ट 70% पेशेंट, 70% लोग जो बोल रहे हैं कि कमर में दर्द हुआ है। इसी चीज को हम जानेंगे आज कि क्या कारण होते हैं जो कमर में दर्द होते हैं और किस तरह से हम इसको रोजमर्रा के जीवन में हम क्या चीज करें कि हम इस दर्द से बच पाए। ये प्रोफेसर रमानी है। ये आपको ये स्क्रीन पे भी दिखाई देगा, ये वाली स्क्रीन पे, यहाँ पे। हाँ, ये प्रोफेसर रमानी है। ये स्पाइन सर्जरी इन्होंने इंडिया में स्टार्ट किया था। ये न्यूरो स्पाइन डे इन्हीं के बर्थडे पे मनाते हैं हम। ये इस समय 85 वर्ष के हैं और स्टिल अपने स्पाइन में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कमर में दर्द या लो बैक पेन को समझना और उसके कारण को समझना और ये समझना कि हम किस तरीके से ऐसे क्या चेंजेस करें अपने लाइफस्टाइल में कि ये ठीक हो जाए। सबसे पहले ये समझना है कि जो स्पाइन है हमारी बहुत ब्यूटीफुल है। कैन यू सी द कर्व्स? कितने ब्यूटीफुल कर्व्स हैं, सटल कर्व्स हैं, ठीक है। यही स्पाइन के साथ हम पैदा होते हैं और युवा अवस्था में 20-22 साल तक में हम ऐसे रहते हैं। बट फिर क्या होता है, जिस तरह से ऐसे हमारी उम्र बढ़ती है, धीरे 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 हम आगे की तरफ झुकने लगते हैं और स्पाइन का जो लचक थी वो खत्म होने लगती है, जिसको हम बोलते हैं स्टिफनेस। पीछे से कमर में स्टिफनेस आ गई है। हम ये देखते हैं कि 40 साल की उम्र तक ऑलमोस्ट 40% मरीजों को स्पाइन में डिजेनरेशन होता है। 55 साल में ऑलमोस्ट 50% लोगों के अंदर स्पाइन में डिजेनरेशन होता है और 70 साल आते आते 100% ऑलमोस्ट हर लोग में स्पाइन में डिजेनरेशन मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उनको कमरे में दर्द होगा, जरूरी नहीं है ये वाली बात। बस ये बात जरूरी है कि स्पाइन का डिजेनरेशन कारण नसों में दबाव होगा। तो ये चीज को हमें समझना जरूरी है कि हमें एमआरआई एक्सरे को ट्रीट नहीं करना, हमें ट्रीट करना है मरीज को, ठीक है। ये बीमारी बढ़ती क्यों है इतना जल्दी? क्योंकि हम एशियन पॉपुलेशन, हम इंडिया में किस तरह से बैठते हैं, चौकी मार के, ऐसे बहुत कॉमनली बैठते हैं, है ना। कितने लोग बैठते हैं सुबह पूजा करते समय इस तरीके से, या फिर कहीं पंडाल में इस तरह से नीचे बैठते हैं। और कितने लोग हैं जो बीड़ी वगैरह पीते हैं, बीड़ी सिगरेट। ये सब चीजें स्पाइन में डिजेनरेशन को एक्सेलरेट कर देती है, बढ़ा देती है, ठीक है। कमर में दर्द को हमें समझना है कि ये जो पेन है वो थोड़े समय के लिए एक्यूट भी हो सकता है, कभी लचक आ गई या फिर कोई भारी सामान उठा लिया या फिर कोई गलत तरीके से कोई चोट लग गई, गिर गई, या फिर सब एक्यूट 3 महीने तक भी वो दर्द रह सकता है, या फिर अगर उसका ठीक से इलाज ना किया जाए, धीरे धीरे वो बनता चले जाए तो क्रोनिक भी हो सकता है, मीन्स 3 महीने से ज्यादा भी रह सकता है। तो ऑलमोस्ट कमर में दर्द किसी ना किसी को 48% तक चांसेस है कि होने के, और जो ग्लोबल डेटा ये बोलता है कि 7.5% पॉपुलेशन वर्ल्ड की इस कमर के दर्द से जूझ रही है। अगर हम सबके अगर जीवन की बात करें तो 85% चांसेस है कि किसी ना किसी समय एक इंसान को कमर में दर्द हो, और यही कारण है, दूसरा मेजर कारण, कि डॉक्टर के पास जाना पड़ता है मरीज को और बोलते हैं कि सर डॉक्टर साहब हमारे पास कमर में दर्द है, क्या करना चाहिए। और ये तीसरा ऐसा कारण है जिसके अंदर ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब बातों को समझना ये जरूरी इसलिए है क्योंकि हमें ये समझ में आता है कि बहुत ज्यादा कॉमन है, और इसके अंदर 48 से 64 साल की महिलाएं जो कि मेनली वोमेन रादर देन मैन, ये ज्यादा कॉमन इनमें बैक पेन से सफर करती हैं। तो इसके मेजर कारण क्या क्या है कि सबसे पहले तो कभी कभार किडनी में स्टोन होना, पेट में दर्द होना, कुछ जो कि बैक में कमर में रेडिएट करता है, कुछ वो भी कारण हो सकता है। दूसरे में जो मेजर जिसमें हम आज बात करेंगे वो है
सामान, भारी सामान को उठाना या गिर जाना, या फिर सिटिंग पोस्चर करेक्ट ना होना। मैं यहाँ पे सबको देख पा रहा हूँ, एंड आई कैन टेल यू कि इसमें हार्डली 5% लोग ऐसे होंगे जो ठीक से बैठे, 95% का जो पोस्चर है वो गलत है। मैं आपको सबको सिखाऊंगा, बताऊंगा आज कि कौन सा करेक्ट पोस्चर है, किस पोस्चर में आप सबको बैठना चाहिए और सही रहना चाहिए। ठीक है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं? सबसे पहले तो आता है आसीन जीवन शैली, सीडेंटरी लाइफस्टाइल। जो हम बैठे रहते हैं, अपना वर्जिश कसरत वगैरह नहीं करते हैं, हमारी जो डे टू डे एक्टिविटी थी वो कम होती जा रही है, इसके कारण कमर में दर्द कॉमन होता है। हाँ, दूसरा आता है पुअर पोस्चर। पुअर पोस्चर, पोस्चर क्या करेक्ट होनी चाहिए वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। और थर्ड थिंग आती है मसल इम्बैलेंस और वीकनेस, मांसपेशी में कमजोरी, उसके क्या क्या कारण है वो भी हम डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, और ओबेसिटी, ओबेसिटी में बेसिकली आता है ट्रंकल ओबेसिटी, मींस पेट का तोंद का बाहर निकलना, उसके कारण भी कमर में दर्द बहुत कॉमन है। अगर हम इंडियन पॉपुलेशन में बात करें, ऑलमोस्ट 80% लोगों की तोंद निकली होती है, किसी की कम किसी की तो ज्यादा, तो ये भी एक कमर में दर्द का एक मेजर कारण है। ठीक है, सो दूसरा आता है एज रिलेटेड चेंजेस। जिस तरह से उम्र बढ़ेगी, आमतौर पे वो स्पाइन काइफोसिंग होंगी और स्टिफनेस बढ़ेगी तो दर्द बढ़ेगा। कुछ लोगों को ऑक्यूपेशन, उनके काम के कारण दर्द होता है, जैसे किसान है वो झुक के काम करना है, कोई गृहिणी है उसको झुक के पोछा मारना होता है रोजाना, झाड़ू लगानी होती है, इस सब के कारण ये ऑक्यूपेशन हजार्ड्स होते हैं। और कुछ लोग को भारी सामान उठाना होता है आमतौर पर, लेकिन वो सही तरीके से नहीं उठाते, सही तरीका उनको पता ही नहीं होता, जिसके कारण भी कमर में दर्द होता है। एंड ये एक साइकोसोशल फैक्टर भी बहुत कॉमन जो हमें ओपीडी में देखने को मिलता है कि मरीज को एक्चुअल दर्द नहीं, दिमाग में यहाँ दर्द होता है, उसको लगता है कि बीमार है, उसको लगता है कि कमर में दर्द है, तो वो बोलता है डॉक्टर को आके सर दर्द है। अगर हम जांच करते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, तो एक्चुअल में उसको दर्द नहीं होता। तो ये आजकल के संदर्भ में ये भी बहुत कॉमन हो गया है। सो लाइफस्टाइल के अंदर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है? फिजिकल इनएक्टिविटी, मीन्स अगर हम रोजमर्रा में काम नहीं करेंगे, हम बैठे रहेंगे, तो उसके कारण कमर में दर्द होना स्वाभाविक है। स्मोकिंग, जो हुक्का, बीड़ी, सिगरेट, ये जो लोग लेते हैं, उसके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे ब्लड सप्लाई कम होती जाती है स्पाइन के अंदर और डीजनरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण बैक पेन बहुत कॉमन है। दूसरा, ये तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इनएडिक्वेट स्लीप। जो लोग रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं कि बच्चों को स्कूल जाना है या फिर कुछ और को आता है 6 बजे, तो क्या है कि 4 घंटे 3 घंटे की नींद में उनको दर्द सब स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि उनकी बॉडी को जो एडिक्वेट रेस्ट था वो मिला ही नहीं। सो इनएडिक्वेट स्लीप के कारण भी ये बैक पेन बहुत कॉमन है। जब हमारे पास पेशेंट ओपीडी में आता है तो हम इन सब फैक्टर्स का पता लगाते हैं कि क्या कारण है जिसके कारण मरीज को तकलीफ है, और इसी हिसाब से हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं, उनको समझाते हैं नहीं आप ये चीज करेक्ट कर लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। सो नेक्स्ट आता है डेस्क जॉब एंड पोस्चर। जो लोग पूरे दिन कंप्यूटर बैठ के काम करते हैं, टेबल चेयर पे लिखा पढ़ी का काम करते हैं, उन लोगों के अंदर पोस्चर बहुत एक इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है, अगर हम बैक पेन के कंसर्न में बात करें तो। दूसरा, जो भी लोग जो नेक का पोस्चर का ध्यान नहीं रखते, ऐसा झुक के कुछ काम करते होते हैं, उनके अंदर भी पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है और बैक पेन उनमें हो सकता है। ठीक है, सो अभी मेरे को बताइए फोन पोस्चर्स। ये आप देख पा रहे हैं फोन के पोस्चर्स, ये इस डायग्राम को समझना बहुत जरूरी है। अगर आप 0 डिग्री प्रॉपरली तरीके से मोबाइल को यूज करेंगे तो आपकी जो हाइट का वेट है स्पाइन को परसीव होगा जस्ट 10 to 12 पाउंड। जैसे ही आप 15 डिग्री आगे झुकते हैं तो 27 पाउंड तक उसको वेट परसीव होगा, और अगर 60 डिग्री ऐसा नीचे होके हम मोबाइल यूज करते हैं तो 60 पाउंड तक हाइट का वेट फील होगा। तो आप मुझे बताएं, अगर बॉडी कब ज्यादा थकेगी, जब वो 10 पाउंड का वेट लेगी या फिर 60 पाउंड का वेट लेगी, है ना? तो आम सही बात है ना, 60 पाउंड का अगर वेट लेगी तो ज्यादा थकेगी, तो क्या होगा, दर्द होगा। और यही चीज को अगर लंबे समय तक मोबाइल को यूज किया जाए तो डेफिनेटली गर्दन में दर्द होना स्वाभाविक है। ठीक है, दूसरा, ये आप पोस्चर को समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोस्चर है। कुछ लोग इस तरीके से ऐसा खड़े होते हैं, कुछ लोग ऐसे खड़े होते हैं, तो उनका जो पोस्चर जो बिगड़ जाता है, उस पूरे पोस्चर के कारण भी
उनको बैक पेन होना स्वाभाविक है ना, राइट। सो दूसरा ये वाला डायग्राम देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है जिसमें आपको समझना है कि बच्चे या फिर जो भी डेस्क पे काम करता है, कंप्यूटर पे काम करते हैं, अगर वो सही तरीके से ना बैठे तो क्या होगा, उनकी स्पाइन के ऊपर सारा वजन आएगा और उनको बैक पेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। ये फैक्टर्स है, मैं इस चीज को एक वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। अभी आप समझो, ये ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, कमर है, देख रहे हैं आप। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे कि क्या कारण है जो कमर में दर्द हो सकता है, पहला तो है इंजरी या फिर सही तरीके से ना बैठना। इसके अंदर तीन चीजों से बना है, ये तो हार्ड स्केलेटल सिस्टम, दूसरा नर्व्स, उसके अंदर नसें हैं उस हड्डी के अंदर, तीसरा मसल्स, मांसपेशी। इन तीनों के अंदर भी कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो फिर हमें कमर में दर्द होगा। तो इन तीनों को अलग अलग कारणों से समझना है। जैसे स्केलेटल सिस्टम में अगर मान लो कोई हड्डी में फ्रैक्चर हो गया तो कमर में दर्द हो रहा है, अगर नस के अंदर नस दब गई तो कमर में दर्द हो रहा है, या फिर मांसपेशी मसल्स वीक हो गई तो बैक पेन हो रहा है। इसको ये समझो जिस तरह से डायग्राम में दिखाया है प्रॉपर्ली, अगर नस में दबाव है तो क्या होगा कि मसल के अंदर जाके उसको सेकेंडरी पेन होगा, उसको फील होगा कि मांसपेशी कड़क हो गई है और कमर में दर्द होना उसको स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी अगर ये इस तरह के दर्द हो गए तो जरूरी आप डॉक्टर के पास जाएं, वो आपको बताएंगे इन तीनों में से कौन सा कारण मेन है, क्या हड्डी का कारण मेन है, नसों का कारण मेन है, या फिर मांसपेशी का कारण मेन है। जो कारण होगा उसी के हिसाब से ट्रीटमेंट किया जाएगा। जैसे हम आमतौर पे पेशेंट को बोलते हैं कि बेड रेस्ट लीजिए, मलहम लगाइए, बेड रेस्ट लीजिए, बट ये बेड रेस्ट 5 दिन ज्यादा नहीं लेना चाहिए, नहीं तो मांसपेशी कमजोर हो जाएगी और फर्दर नुकसान करेगी, ठीक है। दूसरा, जितना जल्दी हो सके अपनी रूटीन एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी में रिज्यूम करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फर्दर मांसपेशी कमजोर हो जाएगी और उसमें प्रॉब्लम करेगी। लास्ट आता है, कुछ पेशेंट्स में हमें रिक्वायरमेंट होता है ब्रेसिंग करना, कमर का पट्टा लगाना। अगर रिक्वायरमेंट है तो हमें देना है, करना है। ट्रीटमेंट ऑप्शंस में दवाइयां एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है, फिजियोथेरेपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है पेशेंट्स के अंदर, और कुछ पेशेंट्स के अंदर हमें इन्वेसिव मेथड भी जाना पड़ता है। इन्वेसिव मेथड में जैसे ऑपरेशन, हाँ, हमने यहाँ पे देखो डायग्राम में दिखाया है, दूरबीन की सर्जरी जो हम यहाँ पे कॉमनली सेंट जोसेफ अस्पताल में करते हैं, या फिर ये इंजेक्शन लगाना। कुछ पेशेंट्स में सिर्फ इंजेक्शन लगाने से भी काम चल जाता है, ये इन्वेसिव मेथड्स में है। नॉन इन्वेसिव मेथड्स में फिजियोथेरेपी, कायरोपैथी, ये अल्टरनेट मेडिसिन, ये सब मसाज, मालिश देने से भी आराम मिलता है। ये सब ट्रीटमेंट के मेथड है, बट ये ट्रीटमेंट कब कर सकते हैं, जब हमें मालूम हो कि तकलीफ हड्डी में है, नस में है, या फिर मांसपेशी में है। इन तीनों को पता करना बहुत जरूरी है, और इसीलिए आपको डॉक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, कंसल्टेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो समझा सके कि एग्जैक्टली ट्रीटमेंट करना क्या है, ठीक है। सो कमर में दर्द की किस तरीके से आपको मालूम पड़ेगा। जो कमर का दर्द है, आप यूजली मरीज पेशेंट आता है हमारे पास, बोलता है कि सर बहुत ज्यादा दर्द होता है, जब हम लेटते हैं तो आराम मिलता है, और कभी कभार हमारे जो कमर का दर्द है ये पीढ़ियों में भी जा रहा है, काफ में भी जा रहा है, गांठों के नीचे भी जा रहा है। ऐसा लगता है जब सुबह उठते हैं कि हमारी कमर किसी ने पकड़ ली हो, जकड़न हो, ठीक है। और जो हम कोई भारी सामान या झुकी काम करते हैं तो ये दर्द बढ़ जाता है। तो कभी कभार तो पेशेंट हमें आके फीवर से बताता है, सर मैं यहाँ पे एग्जैक्टली यहाँ पर पेन है। तो ये सब बैक पेन की निशानियां हैं, जिसको हमें चीजों को समझना है। जब हम ये नॉर्मल कॉजेज रूल आउट कर देते हैं, तब हमें मालूम पड़ता है कि कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है, गादी की प्रॉब्लम। अगर गादी फट जाए, नस दब जाए, तो भी नसों में दबाव होने से ये कमर में दर्द होगा। अगर ये कमर में दर्द गादी के फटने से है, तो इसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपको झुंझुनी, सूनापन भी पैर में आए, और शियाटिका वाला पेन, ऊपर से लेके नीचे तक करंट जैसा दर्द एकदम नीचे तक आए। तो ऐसी केसेस में हमें क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना है, ताकि वो बता सके कि एग्जैक्ट कारण क्या है। अगर रिक्वायरमेंट हो तो एक्सरे करवाए, एमआरआई कराए, और उसके हिसाब से प्रॉपर एक्सरसाइज का प्लान समझे कि कौन सी कसरत होगी जो मरीज को फायदा देगी, कौन सी दवा उनको फायदा देगी, और धीरे धीरे स्लोली पेशेंट डेफिनेटली बेनिफिट करता है। यूजली हम 5 डेज तक रेस्ट ले सकते हैं, और ऑलमोस्ट 1.5 महीने तक दवाई देके हम टेस्ट कर सकते हैं कि पेशेंट इंप्रूव हो रहा है नहीं हो रहा। 90% पेशेंट सिर्फ दवाइयों से, कसरत से ठीक हो जाते हैं।
उनको किसी प्रकार की कोई भी इन्वेसिव चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। ठीक है, अभी मेरे को बताइए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, क्या ये फोन पे इस तरह से बात करना क्या करेक्ट है पोस्चर? कौन बताएंगे? नहीं है। कितने लोग हम देखते हैं बाइक पे जाते हैं और इस तरह से फोन लगा के बात करते हैं। गलत है। सही तरीका क्या है कि हमारा जो सडल कर्वेचर है स्पाइन का वो बना रहे और हम प्रॉपरली अपने हाथों का यूज करें और उसको पेशेंस के साथ सुने, ये जरूरी है। देखो हमारी टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है, लेकिन उसको हम सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी को, हमारे शरीर को नुकसान होगा। अच्छा ये बताइए, कितने लोग हैं इस तरह से झुक के मोबाइल का यूज करते हैं? हाँ, क्या ये सही है? देखिए आपकी स्पाइन कितनी ज्यादा स्ट्रेस में होती है जब आप ऐसे झुक के सारे मोबाइल का काम करते हैं, है ना? सही तरीका क्या है? उसका सही तरीका ये है जिसके अंदर आप बिल्कुल सीधा बैठे और अपने हाथ को ऊपर लेके आए ताकि आप अपना आराम से मोबाइल को यूज कर सकें। पोस्चर करेक्ट करना बहुत जरूरी है। कितने लोग पर्स रखते हैं अपनी पीछे वाली पॉकेट में? ऑलमोस्ट सारे मेल सब रखते हैं। और अगर वो 1.5 इंच 5 सेंटीमीटर भी अगर आपका मोटा है पर्स, तो क्या होगा? ये होगा, देखो ये होगा एग्जैक्टली। आपकी जो स्पाइन है वो टेढ़ी होगी, स्पाइन टेढ़ी होगी, पूरे स्पाइन में कर्वेचर बदल जाएगा। जो नॉर्मल कर्वेचर था स्पाइन का वो खराब हो चुका है। तो इससे बहुत ज्यादा रिस्क है कि सैक्रल लेग जॉइंट, एसआई जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाए, जहां पे हमारी रीढ़ की हड्डी और कूल्हे की हड्डी मिलती है, उन दोनों में पेन स्टार्ट हो जाए। और उसका ट्रीटमेंट क्या है कि आप पर्स को अपने पॉकेट में, ऊपर वाली पॉकेट में रख लीजिए जब आपको बैठना हो। सिंपल, जब आप वॉक कर रहे हो तो आप पीछे रख सकते हो, अदरवाइज अपने बैग में रख सकते हो, ऊपर वाली पॉकेट में रख सकते हैं। सिंपल, छोटी सी चीजें को समझना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर यहाँ पे गर्दन में दर्द था तो हमने अभी तकिया लगाना भी छोड़ दिया। अभी ये समझना, पहले वो तकिया ऐसा लगा रहे थे, ये वाला है ना, बड़ा तकिया, फिर इन्होंने छोटा तकिया लगाना स्टार्ट किया या फिर तकिया लगाना बंद कर दिया। क्या ये दोनों कर्वेचर नॉर्मल है? क्या अच्छी है ये कर्वेचर? नहीं, दोनों में से कोई भी कर्वेचर अच्छा नहीं है। सही कर्वेचर किया है ये वाला, सही कर्वेचर किया ये वाला। तो क्या होना चाहिए तकिए का साइज? अगर हम टेढ़ा आड़ा सो रहे हैं, एक बाजू करवट लेके सो रहे हैं, तो कितना होना चाहिए तकिए का साइज? जितना हमारा कंधा है इतना, राइट? तो इसी चीज को मिटिगेट करने के लिए सर्वाइकल पिलोज मार्केट में मिलते हैं, बट आप उल्टा कंधा भी बना सकते हैं। कि कैसे बनवाना है? जितना आपका कंधे का साइज हो। मोटा आदमी है तो थोड़ा बड़ा आएगा, पतला आदमी है तो थोड़ा पतला आएगा। तो आइडिया क्या है, जो स्पाइन है, गर्दन है, करवट लेने के बाद भी सीधी रहे ताकि अननेसेसरीली उसके ऊपर प्रेशर ना पड़े। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि आप लगभग अगले 6 घंटा 8 घंटा इसी पोस्टर में, गलत पोस्टर में सोने वाले हैं, राइट? दूसरा ये देखिए, मैं आपको मोबाइल की बातें कर रहा था, अगर हम मोबाइल इस तरीके से नीचे करके देखते हैं तो डेफिनेटली कमर में, गर्दन में दर्द होगा। और इसका सिंपल उपचार क्या है कि फोन को ऊपर करके देख लो। सिंपल, ये छोटी सी चीज है बट बहुत काम की चीज है। इसी से आपके बहुत सारे गर्दन के दर्द ठीक हो जाएंगे। दूसरा, ये चीज को समझो, बहुत सारे लोग सोफे पे इस तरीके से ऐसा ऐसा पढ़ के एकदम बैठते हैं, हाँ, या फिर गाड़ी में जाते हैं तो इस तरीके से बैठ के जाते हैं। क्या ये पोस्चर सही है आपकी स्पाइन के लिए? समझिए आप, बिल्कुल नहीं है ना? तो किस तरह से पोस्चर होना चाहिए? दिस इज द करेक्ट पोस्चर। क्या कीजिए, छोटा सा पिल्लो अपनी नीचे वाली बैक के ऊपर, लोअर बैक पे लगा लीजिए, तो ऑटोमेटिकली ऊपर का पोस्चर करेक्ट हो जाएगा। छोटी सी चीज है बट इट विल हेल्प यू अलॉट, राइट? दूसरा, अभी इस डायग्राम को समझिए, बहुत जरूरी है। इसमें एक पहली फोटो को दिखाया है जिसके अंदर आपकी स्केलेटल कर्वेचर को दिखाया है, जिसके अंदर अगर आप आगे होके बैठेंगे तो कितने गलत पोस्चर में आएंगे, नीचे कमर के लिए भी, ऊपर गर्दन के लिए भी। दूसरा फोटो देखो जिसमें खड़े हैं, खड़े होने का तरीका क्या है? इस तरीके से, लाइक दिस। क्या ये पोस्चर ठीक है? नहीं, ये बिल्कुल पोस्चर ठीक नहीं है। कैसे बैठना चाहिए? बैठने का तरीका समझिए। आपको चेयर के आखिरी तक अपने बटक्स को रखना है ताकि आप प्रॉपरली, आपकी जो स्पाइन है ऊपर की, आराम से खड़ी हो सके, बिल्कुल। और खड़े होने का तरीका क्या है? लाइक इस तरीके से, दोनों हाथ, दोनों पैर इक्विडिस्टेंट, एकदम बाजू में, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है? और दोनों बाजू का वेट एकदम बराबर, झुके नहीं, आराम से इस तरीके से। सो दिस इज द करेक्ट पोस्चर। करेक्ट पोस्चर को समझना हमें बहुत जरूरी है ताकि हम कमर में दर्द ना हो और अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाएं। ये दर्द की बात नहीं, आपको
अच्छी हैबिट, अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाने वाली बातें हैं। इसी तरीके से बहुत बार स्कूल के बच्चे आते हैं कि सर हमें यहाँ बच्चों को देखो कमर में दर्द बोलता है, लेकिन क्या ये बैग उठाने का तरीका सही है? नहीं है। उसको हम सिंपल सी एक चीज बोल रहे हैं, बेटा कल से ना बैग को अपने हाथ में ऐसे कैरी करना है, एंड उसका पेशेंट का बैक पेन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। हाँ, तो ये सब चीजें हमें समझना जरूरी है। अभी नेक्स्ट आता है कि पोस्चर्स, सिटिंग पोस्चर। देखो ये पोस्चर बिल्कुल गलत है, इस तरह से कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। सेकंड पोस्चर, ये पोस्चर भी आगे झुक के बैठना है, ये पोस्चर भी बिल्कुल गलत है, ऐसे कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। ये एकदम तन कर बैठना, वो पोस्चर भी गलत है, ऐसे कभी नहीं बैठेंगे, ठीक है। पोस्चर क्या सही है? ये पोस्चर सही है जिसके अंदर आपके दोनों पैर जमीन पे टिके हुए हैं बराबर तरीके से, आप चेयर के बिल्कुल आखिरी तक बैठे हो और आराम से कंफर्टेबली दोनों बाजू का अपना समतल बना के बैठे हैं। दिस इज द रिलैक्स्ड पोस्चर। अगर आपको पीछे होने का मन करे तो उसी के अंदर, उसी पोस्चर में आप 120 डिग्री तक रिलैक्स हो सकते हैं। दिस इज द करेक्ट पोस्चर। अभी देखते हैं कितने लोग अपने पोस्चर को ठीक करेंगे ये चीज को देख के। अंकल आप सब लोग अपना पोस्चर ठीक कीजिए, सबको करना जरूरी है भाई साहब, आप है ना, सबको पोस्चर करना जरूरी है। देखो आप, मेरा बताने का मतलब इसलिए है कि यहाँ पर खड़े होकर ताकि आप अपनी रोजमर्रा में उतार सको, नहीं तो फायदा नहीं है ना। मेरे को कुछ फायदा मिलने वाला है क्या? मेरे को 1 रुपया कमाई होगी क्या? नहीं। लेकिन ये सब एक्टिविटी हॉस्पिटल या हमारे तरफ से इसलिए की जाती है ताकि आप छोटी छोटी चीजें अपने जीवन में उतार सके और फायदा ले सके, राइट। इसी तरीके से अगर हम जब काउच पे बैठते हैं या फिर कुछ स्टूल पे बैठते हैं तो ये इस तरह से ऐसे कंधे नीचे लटा के ऐसे बैठने से ये भी गलत पोस्चर है। क्या होनी चाहिए? छाती सामने और ये शोल्डर्स पीछे, इस तरीके से कंफर्टेबली। सो अगर इस तरीके से हम प्रॉपर्ली बैठेंगे तो बेहतर रहेगा। लाइक दिस पोस्चर, दिस इज द बेस्ट पोस्चर जिसके अंदर हमें बैठना चाहिए और ठीक रहना चाहिए। सो देखो हमने ये इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये चीज समझ गए तो कभी आप नहीं बोलेंगे कि हमें गर्दन में दर्द है। इस चीज को देखो, सबसे ऊपर वाली फोटो, सबसे ऊपर वाली लेफ्ट कॉर्नर के अंदर देखो जहां पर नॉर्मल लिखा है, आपका जो कान है वो कहां पर गिर रहा है? शोल्डर्स पे गिर रहा है, कंधे पे गिर रहा है, राइट। जैसे ही आपका पोस्चर, जो कान है वो ऐसे आगे हुआ और शोल्डर के बाहर गिरने लगा तो वो आपकी नेक की, सर्वाइकल स्पाइन की डीजनरेशन को प्रमोट करेगा और वो गर्दन में दर्द बनना स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखो यहां से समझिए, अगर मैं ऐसे हूं तो मेरा जो कान का जो पोस्चर है वो सीधा, कान का जो एक्सिस है वो सीधे शोल्डर पे गिर रहा है। जैसे ही मैं ऐसे होऊंगा तो क्या होगा? कान का जो एक्सिस है वो शोल्डर के बाहर गिर रहा है, तो दिस इज अ रॉन्ग पोस्चर। और ऐसे हो गए तो ज्यादा रॉन्ग पोस्चर। तो सबको किस तरीके से किस तरीके से अपने गर्दन का पोस्चर रखना चाहिए? सीधा, छाती सामने, शोल्डर्स पीछे, कंफर्टेबल, एंड उसके बाद जो चिन्ह है उसको नीचे कर लो। हो गया करेक्ट? समझे? अभी देखो वापस से मैं इस साइड होके समझाता हूं आपको क्या। ये जो आपकी जो ईयर की एक्सेस है ऑटोमेटिकली शोल्डर पे गिर जाएगी, राइट। सो दिस इज द करेक्ट पोस्चर ऑफ द नेक। जैसे ही हम नेक का, गर्दन का पोस्चर करेक्ट करेंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ 90% लोगों का गर्दन का दर्द खत्म, छूमंतर हो जाएगा। बट इस चीज को हमें बार बार याद दिलाना पड़ेगा ताकि हम निरंतर प्रयास से सही चीज को याद रख सके और इसकी हैबिट बना सके, बराबर। कितने लोग बेड पर पढ़ते हैं, कितने लोग या बेड पे बैठे कंप्यूटर काम करते हैं, ये बहुत गलत है। इन सब चीजों से बचना चाहिए। जो काम करने का तरीका है वो टेबल एंड चेयर, डेस्क पे ही है, और उसको प्रॉपर पोस्चर पे किया जाए तो जल्दी काम भी खत्म होगा और अच्छे से काम खत्म होगा, ठीक है। सो अगर लेकिन इन सब एहतियात बरतते हुए भी अगर आपको तकलीफ होती है तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना चाहिए। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहले आपकी आइडेंटिफाई करता है कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ पे है, हड्डी में प्रॉब्लम है, नस में प्रॉब्लम है या मांसपेशी प्रॉब्लम है। उसके हिसाब से आपको ट्रीटमेंट देते हैं। इट कैन बी फिजियोथेरेपी, इट कैन बी इंजेक्शन, इट कैन बी मेडिसिन, या फिर किसी किसी केसेस में दूरबीन की, स्पाइन की सर्जरी वगैरह, ठीक है। तो आगे से ध्यान रखना है कि अगर कोई सामान नीचे गिर जाए तो किस तरीके से उठाना है। सिलेंडर चेंज करना हो तो सिलेंडर को कैसे उठाना है, कोई कट्टा छोटा सा घर पे उठाना तो कैसे उठाना। इसमें ध्यान रखना है कि हमारी जो स्पाइन है इसको बेंड नहीं करना, हमें अपने
यहाँ पे नीज पे स्टैंड करके सामान को उठाना है लाइक दिस। हाँ, तो अगर हम इस प्रॉपर पोस्चर का ध्यान रखेंगे तो कोई भी स्पाइन का गादी नहीं फटेगी आपकी, एकदम कभी भी कुछ नुकसान नहीं होगा। आप ये बताइए कि लोग 60 साल के 70 साल के पुरुष महिलाएं वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 200-200 किलो वजन उठा लेते हैं, कैसे उठा लेते हैं? हाँ, सही तरीके से उठा पाते हैं ना। और हम क्या घर के 20, 25, 15, 10 किलो के सामान को भी ठीक से नहीं उठा पाते, उसमें अपने आप को नुकसान कर लेते हैं। उसके कारण ये है हमें सही तरीका सीखना है, ठीक है। और सही तरीका मैंने आपको दिखाया यहाँ पे एग्जाम्पल के माध्यम से, राइट। दूसरा, नियमित व्यायाम कीजिए, नियमित कसरत कीजिए। 10 से 15 मिनट घर से बाहर निकलिए और जॉगिंग या ब्रिस्क वॉकिंग चलना स्टार्ट कीजिए। उसको करने से बहुत इंप्रूवमेंट होता है। कमर में दर्द तो क्या, बाकी दूसरी चीजें बेहतर होती है, शुगर, बीपी, कंसंट्रेशन पावर, बाकी सब चीजें अच्छी होती हैं। तो फिजिकल थेरेपी अपने को बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। लास्ट में ये खाना पीना, खाना पीना कितना जरूरी है आपको ये समझना है कि पहले तो फ्रूट्स के अंदर 200 से 250 ग्राम रोजाना फ्रूट्स खाने हैं, फल खाने हैं। कौन से फल? जो रेडी भी मिलते हैं, कहने का मतलब जो सीजनल फ्रूट्स है। ऐसा नहीं कि अभी विंटर सीजन में हम आम खाएंगे, वो नहीं। हाँ, आम खाने का टाइम आम के टाइम पे है ना। सो अभी के लिए आपने को 200 से 250 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल खाना है, टमाटर, खीरा रोजाना अपने आप को उनको खाना है। पानी बहुत जरूरी है, कम से कम 3 से 4 लीटर तक रोजाना पानी पिए, क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जो हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करती है, वो भी फ्री में, है ना। फ्री में जितने भी हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स होती हैं वो पेशाब के जरिए सब बाहर निकाल देती है। टॉक्सिन बॉडी में रहेंगे नहीं, हम एंटीऑक्सीडेंट के रूप में अच्छा फ्रूट्स वेजिटेबल खाएंगे तो क्या होगा, हम स्वस्थ रहना स्टार्ट कर देंगे। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द तो क्या, बाकी सब बीमारियां भी हमसे दूर भागेंगी, बराबर है। और इस सब चीज का ध्यान रखना है, सिगरेट नहीं पीना है, अल्कोहल नहीं लेना है, क्योंकि ये दोनों ही चीजें शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। हाँ, ये सब चीजों को समझना है। इनमें लास्ट में आपको बोलूंगा कि पहले ओपन सर्जरी होती थी जिसके अंदर इतना बड़ा चीर आता था। जैसे जैसे मेडिकल साइंस एडवांस होती गई, अभी सिर्फ और सिर्फ एक चीरा, एक टाका आता है और सिर्फ दूरबीन से सारा ऑपरेशन हो जाता है। तो ये मोस्ट एडवांस फॉर्म है स्पाइन सर्जरी की, जो हम यहाँ पे सेंट जोसेफ हॉस्पिटल में बहुत रेगुलरली करते हैं और पेशेंट्स को बेनिफिट होता है इस चीज का। सो धन्यवाद आप सबका, आप श्रोताओं का, जो उन्होंने बहुत पेशेंटली सुना हमें। किसी को प्रश्न है, समझना है, कुछ पूछना तो पूछिए, ये आपके लिए है। किसी बराबर है, बट जैसे ही हम करवट सीधे लेटेंगे तब फिर पोस्चर खराब हो जाएगा हमारा। हाँ, इसलिए हम क्या करते हैं, मेमोरी फोम का सर्वाइकल पिलोज यूज करते हैं। मेमोरी फोम का सर्वाइकल पिलोज मार्केट में आते हैं ये वाले। दूसरा तरीका क्या है, जब आपको पिलो यूज करेंगे तो इस तरीके से एक एज पे, अगर आपके पास रुई का गद्दा है, रुई का ही अगर पिलो है तो आप एज पे अपने आप के सिर को रखिए। जैसे ही आप करवट सीधा लेंगे तो यू विल कम फ्लैट, फिर जैसे ही करवट लेंगे तो नेक्स्ट इज मेमोरी फोम। मेमोरी फोम का आप सर्वाइकल पिलोज यूज कीजिए। जैसे ही आपका वजन स्पाइन का उस पे आएगा वो ऑटोमेटिकली श्रिंक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली दब जाएगा। मिल जाता है आजकल तो हर जगह मिल जाता है, कहीं पे भी जाओगे बोलोगे सर्वाइकल पिलो दे दोगे वो दे देंगे। हर स्लिप वेल के पास हर कंपनी में आ रहा है आजकल, एवरीवन इज डूइंग वेरी गुड। और बताइए और क्या सोए, और इस तरह की विचित्र विचित्र चीजें आती हैं। तो देखो ये समझना है, ना ही हार्ड ना ही सॉफ्ट, मिड के अंदर रहना है। जिस तरीके से हम पहले बोलते थे रुई का गद्दा, रुई के गद्दे अभी किससे रिप्लेस हो गए हैं, मैट्रेस से, स्लिप वेल के। तब जब स्लिप वेल का या कोई भी मैट्रेस लेने जाते हैं तो उनको बोल दीजिए कि भैया हमें स्पाइन के हिसाब से चाहिए मैट्रेस, वो आपको उसी हिसाब से देंगे। फैंसी चीजों की तरफ ना भागिए कि हमें 6 इंच का 8 इंच का गद्दा लेना है, तो ऐसा हो स्प्रिंग वाला हो, नीचे तक दबे, टीवी के ऊपर देख के ना जाइए। हाँ, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है वैसा ही करना है, ना ही हार्ड होना चाहिए ना ही एकदम सुपर सॉफ्ट होना चाहिए। इट शुड बी सेमी सॉफ्ट, सेमी हार्ड, सेमी सॉफ्ट, कि आप आराम से बैठ पाए और वो 1 इंच ज्यादा ना दबे और कंफर्टेबली आप सो पाए। और वो ब्रीथेबल हो, जो फैब्रिक हो ब्रीथेबल हो, ऐसा ना हो कि वो जले नीचे से, ये भी बहुत जरूरी है। कईयों के कोर फॉर्म के होते हैं फायर के, तो वो जलते हैं नीचे से, तो वो भी नहीं होना चाहिए।
ये पकौड़ा से नीचे तक पूरा कैसे नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर ये जो दर्द आप बता रहे हो टिपिकल यहाँ से लेके यहाँ तक आता है, नीचे तक भी आता है, ये बिल्कुल ये टिपिकल दर्द इसी तरीके से हमारे पास मरीज हमारे पास ओपीडी में आता है। तो हमारा काम क्या होता है, पेशेंट को न्यूट्रिशनल स्टेटस देखना कि उसका न्यूट्रिशन कैसा है, B12 D3 की कमी है या नहीं है। क्या आप रोजाना सूरज के अंदर 10-15 मिनट धूप लेती हैं सुबह सुबह वाली? अगर आप सुबह वाली लेती हैं तो विटामिन डी अच्छा होगा, अगर आप नहीं लेती हैं तो विटामिन डी कम होगा। तो बहुत सारे 90% टाइम्स में क्या होता है, विटामिन डी की कमी से भी इस तरह से दर्द होते हैं। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, पोस्चर का बहुत बड़ा रोल है। अगर आपका पोस्चर करेक्ट होगा तो ये दर्द अपने आप ठीक होते चले जाते हैं, ठीक है। तीसरा, इसके अंदर रोल आता है आपके स्लीपिंग पैटर्न का, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये सब चीजों को हम देख के समझते हैं कि क्या कारण है, उसी हिसाब से हम आपको ट्रीटमेंट दे पाते हैं, ठीक है। तो हम जब मिलेंगे, जब बैठेंगे तो देखेंगे कि क्या कारण है, उसको हम बताएंगे आपको। स्थानीय एनेस्थीसिया से बैक पेन क्यों होता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे हमारे पास माताएं आती हैं, कहते हैं कि सर डिलीवरी हो गई, उसके बाद से इंजेक्शन लगाया था कमर में और उसके बाद से हमारा दर्द खत्म ही नहीं हो रहा है। बराबर है, दर्द खत्म, यही क्वेश्चन है ना बेटा। स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया और वहां पे सुई जैसा चुभता रहता है, उसके बाद दर्द ही खत्म नहीं हो रहा है। लैब पोली हो गया। अभी इसका आंसर समझो। आपने कितने एक्टर सुपरस्टार्स देखे हैं डिलीवरी होने के 6 महीने के बाद एक्सरसाइज पे जाते हुए और अपनी शेप में वापस आते हुए? बराबर है। क्या हम रोजमर्रा में क्या हम ये चीज सब कर पाते हैं? नहीं कर पाते। तो क्या होता है, धीरे धीरे आपकी जो कमर की मांसपेशी है वो कमजोर हो जाती है, ठीक है। और हम सारी चीज को क्या कोरिलेट करते हैं, जो इंजेक्शन लगाया था उससे दर्द है, उससे दर्द नहीं है। दर्द इससे है क्योंकि आपकी जो मसल्स हैं कमर की वो कमजोर हो गई है। उसको क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 25 मिनट की रोजाना कसरत। और बिलीव मी, 3 महीने लगातार करने से सबका दर्द खत्म हो जाता है। जितनी भी लेडीज हैं जिनको बेबी डिलीवर किया है या फिर लैब पोली हुआ है, उसके बाद जब एक बार फिट हो जाए, उनका डॉक्टर बोल दे 1.5 महीने के बाद कि यस यू कैन डू एक्सरसाइजेस, उनको एक्टिवली योगा करना चाहिए। योगा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। सूर्य नमस्कार करना चाहिए रोजाना 5 से 11 बार। तो अगर हम रोजाना कसरत करेंगे नियमित रूप से 25 मिनट, ये दर्द सारे दर्द छूने उतर जाएंगे। कोई भी नीडल इतना दर्द नहीं देगी जो 6 महीना 1 साल 2 साल तक भी रहेगा। कोई नीडल नहीं दे सकती। सिर्फ और सिर्फ क्या दे सकती है, हमारी आसीन जीवन शैली, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और वीक मसल, कमजोर मांसपेशी। और उसी चीज को हमें करेक्ट करना है। तो इसके लिए मतलब क्या मतलब? जी, आर्थराइटिस एक नॉर्मल चीज है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी आर्थराइटिस होगा, सबको होगा, मुझे होगा, आपको होगा, सबको होगा। बट हमें ये देखना है कि उसकी प्रोग्रेशन को हम स्लो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किस को पता है मिलिंद सोमन के बारे में, जो आज 70 साल का हो फिर भी 42 किलोमीटर फुल मैराथन कर रहे हैं, है ना। डॉक्टर रमानी, he is 84 years, he is doing half marathon every year। कैसे पॉसिबल है ये सब चीजें? ये पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ अपनी मांसपेशी मजबूत करके, दैट इज नंबर 1। नंबर 2, कुछ चीजों को ध्यान रख के, जैसे इंडियन टॉयलेट में नहीं बैठना है, हमें कमोड में बैठना है। दूसरा, रोजाना कसरत करनी है, घुटनों की कसरत, ताकि हमारी मांसपेशी बराबर बनी रहे और हड्डी आपस में ना टकराए, आर्थराइटिस स्लो कर पाए। हमें ध्यान रखना है स्क्वैटिंग, नीचे जमीन पे नहीं बैठना है। हमें ध्यान रखना है कि गलत पोस्चर्स के अंदर हमें नहीं बैठे और अपने खाने पीने का। तो अगर हम 3 मोटा 4 चीज को ध्यान रखेंगे, एक है हवा पानी की रोजाना हम कसरत करें और पानी अच्छे से पिए। दूसरा, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रोजाना खाएं। तीसरा, अगर हम कसरत प्रॉपर्ली करें। चौथा, हम नींद बराबर है। अगर ये 4 चीज हमारी बिल्कुल करेक्ट है, मैं आपको लिख के देता हूँ कि आर्थराइटिस के पेन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक टीचर है, योगा टीचर, she started having arthritic pain. Because of that, she started yoga. अभी वो टीचर है, उसके सारे पेन खत्म हो गए। So age is just a number. आपको अपनी पहल करनी है और एक दिन में मैजिक नहीं होता। मैजिक होता है सालों की मेहनत में। मैजिक होता है सालों की मेहनत में। किसने सुना अयंगर का नाम? अयंगर सुना है नाम? एक योगा का एक फॉर्म है अयंगर योगा। जो अयंगर जी थे वो भी ओल्ड एज में उन्होंने योगा स्टार्ट किया और अपनी एक योगा फॉर्म डेवलप की।
जो कि इंडिया में बहुत पॉपुलर है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और उससे उन्होंने अपनी पूरी बीमारियां ठीक कर ली है ना। तो आर्थराइटिस के लिए मैं एक यही कहूंगा कि आप अपने डॉक्टर से मिलिए, समझिए और एक्सरसाइज स्टार्ट कीजिए। कौन सी एक्सरसाइज करनी है वो आपका डॉक्टर बताएगा। दिस इज वेरी रॉन्ग है, आप स्टेप 1 के छोड़ के स्टेप 4 पे पकड़ते हैं। सो यू स्टार्ट विद स्टेप 1, कंसल्ट योर डॉक्टर, डॉक्टर से मिलिए, वो आपको बताएगा आपकी फ्लेक्सर मसल वीक है, एक्सटेंसर मसल वीक है। जो कमजोर होगी मसल उसकी एक्सरसाइज ज्यादा करनी है। जो एक्सरसाइज आप समझो, अगर मान लो आगे वाली कमजोर हुई तो आगे वाली की मसल करनी है, कसरत करनी है, पीछे वाली तो पीछे की करनी है। कमजोर आगे वाली है, करते रहे आप पीछे वाली, तो क्या होगा, नुकसान होता जाएगा, फायदा नहीं होगा। तो जरूरी ये है आपको डॉक्टर आपको बताए कि मैम आपकी ये वाली कमजोर मसल है, आपको किस ये वाली कसरत करनी है, उसके हिसाब से धीरे धीरे आप बिल्डअप करें। डोंट गो डायरेक्टली आप तो मैं साइकिल पे जाऊंगी, जिन्होंने साइकिल ली है ना, ऐसे जोश में आके सबके घरों में वो साइकिल खड़ी रहती है और कपड़े सूखते हैं उनके ऊपर, क्योंकि एक दिन 2 दिन का जोश होता है यार, तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप अपने डॉक्टर से मिलिए, उनसे समझिए कि डॉक्टर मेरी कौन सी मांसपेशी कमजोर है, मुझे क्या करना चाहिए, उनको समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, नमस्ते। हाँ, कमर में दर्द, पैर में दर्द होता है, तो हम एक बार मिलेंगे, देखेंगे कि क्या कारण है, उसके हिसाब से आपको बताएंगे। आपको वो चीजें फॉलो करेंगे तो ठीक हो जाते हैं। 90% पेशेंट्स को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, सिर्फ और सिर्फ एक बार उनको डॉक्टर से मिलना होता है, समझना होता है उनकी मूल कारण क्या है, क्या हड्डी में प्रॉब्लम है, नस में प्रॉब्लम है, मांसपेशी प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से डॉक्टर आपको बताता है दीज आर द स्टेप्स, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप फॉलो करोगे नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप बेहतर हो जाएंगे। तो दिस इज अ स्टेप बाय स्टेप अप्रोच। एक दिन में ऐसा नहीं कि मंदिर में गए, दर्शन किए, ठीक हो गए, ऐसा नहीं। हाँ, मैंने आपको बहुत सारी चीज समझाई है, उस चीज का पालन कीजिए, समझिए उन सबको, कीजिए। मैं चलती हूँ ना, तो ये कट से एकदम आवाज हुई और उसके बाद इसमें स्वेलिंग आ गई है और ये इतना ज़्यादा असहनीय पेन हो रहा है। और लेकिन कभी कभी जब इसको हिलाते हैं तो फिर ठीक हो जाता है, मतलब कभी कभी कम होता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा ये हो एक बार एग्जामिन करेंगे तो आपको बराबर बताएंगे कि क्या कारण है। इसके अलावा ये पेन हो रहे हैं और इसको जो ये नसें हैं, जब ये छोटे छोटे ऐसे क्वेश्चन है आपके जो पर्सनल कस्टमाइज ऐसे दर्द, वो ओपीडी में बैठेंगे तो एग्जामिन करेंगे तो बता पाएंगे हम आपको। ये इसका मैं तो वही तो बता रहे हैं, मैं आपको जांच करके अभी कैसे बताएंगे बिना आपको ऐसे, है ना, देखकर बताएंगे आपको। ठीक है, और बताइए कुछ। 4th फ्लोर या 3rd फ्लोर पे चढ़ना होता है, तो कभी कभी चढ़ना होता है, रेगुलर नहीं। तो जब चढ़ जाते हैं तो उसके बाद जब 1-2 दिन 5 दिन काफ़ी पेन करता है, तो क्या जीने में चढ़ने से ये अचानक ये प्रश्न अच्छा है, आपकी उम्र भी तो ज्यादा नहीं है। मेरा वाइफ लेडीजों को ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। ओके, तो उनके केस में 2-3 चीज इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो ये कि उनका न्यूट्रिशनल स्टेटस कैसा है, विटामिन डी, B12 कैसा है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि उनकी हाइड्रेशन स्टेटस कैसा है, पानी कितना पीती है। ये ज्यादा कॉमन कारण है जिसके कारण इस तरह से जो आप बता रहे हैं इश्यूज वो हो सकते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा कारण आता है कि यूजुअली जब हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हमें फीमोरिस एंड बैक मसल्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनमें पावर कितनी है। अगर ये 4 माला चढ़ना नॉर्मल है, आमतौर पे चढ़ना पड़ता है, तो हमें इस चीज का स्टेटस देखना बहुत जरूरी है। अगर वो कमजोर है तो उसकी पर्टिकुलर कसरत है वो हम बता देंगे, 15-20 मिनट रोजाना करेंगे तो धीरे धीरे भी टाइम को ठीक हो जाएगी। तो ये 3-4 कारण है जिस चीज को समझना है। अपने आप को लिमिट नहीं करना है, फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट नहीं करना है, बट उसको करने का सही तरीका समझना है। ठीक है, वो कह जैसे कमर में दर्द, लेटे रहोगे तो उससे क्या थोड़ी नहीं दर्द खत्म हो जाएगा, वो बढ़ता चले जाएगा, अंदर ही अंदर बनता चले जाएगा। उसका सोल्यूशन क्या है, हम समझें कि उसका मूल कारण क्या है और उसको धीरे धीरे उसके ऊपर काम करें और उसको ठीक करें। बहुत ज्यादा रहती है तो उसको सोल्यूशन क्या है, बहुत एक्सरसाइज हो नहीं पाती बिकॉज़ स्टिफ होता है। सैक्रोइलैक जॉइंट स्टिफनेस या फिर स्पोंडाइलोआर्थरोसिस,
ये एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप बता रहे हो कि स्टिफनेस रहती है, सब उन सब के लिए सबसे अच्छा है योगा और सूर्य नमस्कार। नियमित रूप से योगा, वीरभद्रासन, सूर्य नमस्कार अगर ये किए जाए तो पेशेंट बेहतर रहते हैं। दूसरा सुनो एक मिनट मेरी बात, दूसरा उसके अंदर कुछ टेस्ट होते हैं हमें करवाने होते हैं, HLA-beta-27, ANA टेस्ट, मोनोआर्थरोसिस के कुछ टेस्ट होते हैं, वो टेस्ट करवाने होते हैं क्योंकि उन पेशेंट्स में क्या होता है आमतौर पे धीरे धीरे जो ज्वाइंट टेस्टिंग होने तय हैं उनमें वो चीजें होनी ही है, और अगर हम उसका पहले से ही ध्यान रखेंगे तो हम उसको बेहतर बना सकते हैं, जादू नहीं कर सकते। ये समझना है कि हर एक बीमारी का अपना नेचर होता है, अगर हम उसके हिसाब से पहले से ही हम प्रॉपर्ली काम करेंगे तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो बहुत ही खराब है। ऐसा समझो, आप जैसे बता रहे ना बैठना मुड़ना, ये नहीं करोगे तो बहुत ही खराब है, आप समझ रहे। अगर हम करते रहेंगे स्लोली तो आपको लॉन्ग रन में फायदा देगा। योगा आपके साथ योगा या करने से योगा इज रियली वेरी हेल्पफुल क्योंकि उसमें कोई वेट लिफ्टिंग नहीं होती, सिर्फ बॉडी की लचक पे काम होता है और स्लोली काम होता है, कोई भी जर्कली काम नहीं होता। योगा टू बी डन अंडर ए टीचर, अंडर ए इंस्ट्रक्टर इज रियली वेरी गुड। राइट में दर्द होता है और इसमें नहीं। अंकल जी देखेंगे, आप ओपीडी में बैठेंगे तो हम देखेंगे उस चीज को कि क्या बात है। थैंक यू सर। जी डॉक्टर साहब ये टिंगलिंग सेंसेशन जो हाथ में और पाँव में तलवे में टिंगलिंग सेंसेशन हाथ और पैर में एक उसका बहुत मेजर कारण है शुगर। आपको क्या शुगर है? अगर शुगर नहीं है तो दूसरा कारण है विटामिन B12 डेफिशिएंसी, विटामिन D डेफिशिएंसी। आपने क्या टेस्ट करवाया है ये? तो आपको कम है B12, तो इसके कारण झुंझुनी हो सकती है। जैसे जैसे आप करेक्ट करेंगे, हाइड्रेशन अच्छा रखेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छे चांसेस है कि वो ठीक हो जाए। जी इससे रिलेटेड बीमारियां हैं, उनसे रोकने के लिए कोई ऐसे प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हम अपनी राइट एज में, जैसे आई एम इन मिड 40s, तो क्या हम ऐसे कोई स्टेप्स हैं जो अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में ही एग्जैक्टली मैंने सब रेगुलर लाइफस्टाइल के बारे में तो बताया। पानी 3 से 4 लीटर पीना है, 200 से 250 ग्राम फ्रूट्स खाने हैं, रोजाना एक वेजिटेबल पक्का खाना है, जैसे टमाटर, खीरा, ये सब आपको रोजाना खाना है, ठीक है। दूसरा स्प्राउट्स आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं, डेली 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करना है, ये सब आपको प्रिवेंटिव मेजर्स ही तो है सारे के सारे। अगर इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे, पोस्चर्स आपके करेक्ट रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ठीक हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली कमर के दर्द क्यों नहीं, बाकी सब बीमारियां भी ठीक हो जाएंगी। हमारे घुटने में, दाहिने घुटने में और जो से चलने में परेशानी होती है, वो हम देखेंगे, वो क्लियर तो बताएंगे। ये आपके जो छोटी छोटी पर्सनल इश्यूज हैं तो वो क्या कारण है वही देखिए। हाँ तो देखेंगे तो है ना। मतलब कहते हैं कि सीधा चलिए, लेकिन वो हमेशा झुक के ही चलते हैं, इसके लिए सर कोई उपाय एक बार उनको लेकर आइए, मुझे जांच करने दीजिए, तभी मैं आपको बता पाऊंगा एग्जैक्टली कारण कहाँ पे है और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप अगर मान लो वो झुक के चल रही तो इसका मतलब कुछ तो तकलीफ है, तभी वो झुक के चल रही है, अपने मन से तो नहीं चल रही है, बराबर। जब तक हम मूलभूत कारण को सोल्व नहीं करेंगे और हम उनको पुश करें, नहीं सीधा चलो, नहीं सीधा चलो, वो अननेसेसरी उनको और परेशान करेगा, है ना। हमें काम करना है मूल कारण पे, जिसके कारण उनको बेहतर कर पाए, उनकी लाइफ को अच्छा कर पाए। ये आपका पर्सनल क्वेश्चन है, आपको ओपीडी में देखेंगे फिर बताएंगे। पर्सनल क्वेश्चन है आपको, वो देख के बताएंगे हम। वही कह रहे हैं जो जज तो उसमें हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे, कौन मैं आपको बहुत अच्छी बता दूं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। मतलब जैसे आप जब मैं समझ गया। मैं आपको बताता हूँ जो हमारी इंडियन खाना है वो बहुत अच्छा खाना बना है। क्या बोलते हैं, आप ढाबे में गए, आपने बोला कि भैया एक वेज थाली लगा दो, क्या देगा वो आपको? एक सब्जी, एक दाल, एक टोरी चावल, एक रोटी, एक रोटी या 2 रोटी। रोटी मोटा अनाज की तो ज्यादा अच्छी है, साथ में एक बोल देगा आपको जिसमें आपके टमाटर, खीरा वगैरह ये कटा हुआ हो। यही आपका पौष्टिक आहार है। अगर आप रोजाना इस तरीके से ध्यान करके खाएंगे तो आप वैरायटी ऑफ चीजों को कवर कर पाएंगे। कर्ड, दही, साथ में दही, मट्ठा वगैरह कुछ ना कुछ साथ में देते हैं। तो यही एक पौष्टिक आहार है, फुल डाइट है, बैलेंस डाइट है। बिल्कुल दिमाग में लगाना, नहीं तो परेशान जाएंगे आप। सिंपल, एक सब्जी, दाल, दही, छोटा एक बाउल चावल का, कोई भी मोटे अनाज की रोटी, बस डन। ऐसा कोई चीज़ जो आज के लाइफ स्टाइल में आदमी मॉर्निंग में या नाइट में यूज़ कर सके जिससे इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे, या मतलब शॉर्ट जो सही से हो सके। अपार्ट फ्रॉम दिस, सूखे के अंदर चने आप खा सकते हैं, बाकी
डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए दही बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें हेल्दी बैक्टीरिया, गुड बैक्टीरिया भी होते हैं और प्रोटीन भी होता है इक्वल अमाउंट में। और अगर मान लो टाइम पास के लिए कुछ खाना तो चने, मूंगड़े वगैरह ये सब चीज खा सकते हैं। कि हम इस तरफ बढ़ रहे हैं या हमारे आर्थराइटिस या इस तरह की कोई बीमारी हो सकती है जिससे हम पहले ही प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकें। जी, अगर प्रिकॉशनरी मेजर थी जो अगर हम डेली लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर दें, उसके बाद भी अगर जब हमने डिस्कस किया अगर लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर दें, उसके बाद भी कोई कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डेफिनेटली डॉक्टर से मिलना चाहिए ताकि उस पर्टिकुलर चीज को एड्रेस किया जाए कि क्या कारण है, कि कौन सी हैबिट एकदम प्लस माइनस हो गई है जो उसको करेक्ट करना है। इनिशियल सिम्टम्स कमर में दर्द, कमजोरी आना, फुर्ती ना लगना, सुफुर्ती ना लगना, नींद कम आना, लैट्रिन बराबर ना होना, ये कुछ भी सिम्टम होते हैं, वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं।